तो क्या पढ़ रहे थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें 4 चीजें पढ़नी थी। फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पढ़ लिया था, क्या था? ओवरी था, उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। दूसरा डक्ट सिस्टम, क्या था उसमें? फलोपियन ट्यूब और यूट्रस, वो भी देख लिया था। दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसमें कौन थी? मेमरी ग्लैंड थी, उसको पढ़ लिया था। और अगला देखना है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, हेडिंग डालिए। एक्सटर्नल जेनेटिलिया फीमेल। एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में ऊपर की तरफ फैट स्टोर होती है। क्या स्टोर होता है? फैट प्लस यहाँ हेयर होता है, इसे कहते हैं मोन्स प्यूबिस। इसका नाम है मोन्स प्यूबिस। फैट प्लस हेयर, स्मॉल हेयर, और इसे कहा जाता है मोन्स प्यूबिस। इसके बाद चलते हैं तो स्किन की एक फोल्डिंग आती है जो मोटी फोल्डिंग होती है। 2 फोल्डिंग है, एक पतली होती है और एक मोटी। ये बाहर की तरफ है और ये कैसी है? मोटी फोल्डिंग है। इसे कहा जाता है लेबिया मेजोरा, है ना। थिक फोल्डिंग है ये। कैसी है? थिक फोल्डिंग है, प्लस स्मॉल हेयर इसमें प्रेजेंस है। फ्लैशी फोल्ड है, स्किन की ही फोल्डिंग है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अंदर चलते हैं तो एक पतली फोल्डिंग और है, एक और है जिसे कहा जाता है लेबिया माइनोरा। ये अंदर की तरफ है, इसका नाम है लेबिया माइनोरा। और इसमें ये थिन है और नो हेयर, यहाँ पर कोई स्मॉल हेयर वगैरह जो था वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये पार्ट आता है इसे हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल एरिया। ये वेस्टिब्यूल पार्ट है, वेस्टिब्यूल एरिया है। ओपनिंग वगैरह जो भी होती हैं वो सब यहीं पर होती हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है? वेस्टिब्यूल एरिया में सबसे ऊपर एक फोल्डिंग है स्किन की, और इसे कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस होमोलॉगस होता है मेल के पेनिस के समान। ठीक है ना, होमोलॉगस टू मेल पेनिस। आल्सो सेंटर ऑफ प्लेजर सेंटर ऑफ सेक्सुअल एराउजर। सेक्स उत्तेजना का प्लेजर सेंटर भी यही है। ठीक है, तो ये क्लाइटोरिस है। इसके बाद ओपनिंग है यहाँ पर 2, एक ये है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक ओपनिंग और है जिसे कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। तो ये है वेजाइनल ओपनिंग और ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो दोनों ओपनिंग अलग अलग हैं, लेकिन मेल में कैसा होता था? दोनों एक ही रहता था। वहीं से यूरिन भी पास होता था और वहीं से स्पर्म भी। फीमेल में दोनों अलग अलग हैं, है ना। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। हाइमन मेम्ब्रेन वर्जिनिटी का सिंबल नहीं होती है। ठीक है ना, ये किसी भी कारण से टूट सकती है, ये किसी भी प्रकार का वर्जिन होने का सिंबल नहीं है। तो इट इज नॉट द सिंबल ऑफ वर्जिनिटी, यह वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है। ब्रेक ड्यूरिंग रनिंग, दौड़ना,
साइकिलिंग, हैवी वर्क, हॉर्स राइडिंग, किसी पर भी क्या हो सकती है, वो टूट सकती है, इसलिए ये इसका सिंबल नहीं है। ठीक, बना लो। और नीचे एनफ ऐसा। अब चलते हैं आगे, चलें। थोड़ा बहुत मोबाइल के लिए बचाए रहो। वैसे तो देखते ही नहीं हो। अच्छा, तब ठीक है। चलें, चलो। तो ये फीमेल का भी पार्ट हो गया। चलिए, जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहाँ जाइए, टॉपिक देखिए जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हुआ था। टॉपिक देखो, जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट किया था क्या टॉपिक डाले थे? क्या डाला था पहला टॉपिक? पहला टॉपिक गैमेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस। अब मुझे पढ़ाना है गैमीट फॉर्मेशन, है ना? तो लिखिए गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, बोलो गैमेटोजेनेसिस। मेल में भी गैमीट फॉर्मेशन होंगे, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट का निर्माण होना, है ना? तो गैमीट निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये बात अलग है कि मेल में भी होगी और फीमेल में। अगर ये मेल में होगी तो इसे कहा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा? और अगर ये फीमेल में होगी तो उसे कहा जाएगा oogenesis, क्योंकि इसमें ओवम का निर्माण होगा और इसमें स्पर्म बनेंगे। तो ये स्पर्म वाला है और ये ओवम वाला है, और दोनों को कॉमन रूप से क्या कह देते हैं? गैमेटोजेनेसिस। वैसे मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूं जब मैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तभी, फिर भी एक बार बता देता हूं, है ना? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती होगी बताओ? स्पर्मेटोजेनेसिस किस पार्ट में होती होगी बॉडी के? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि वहीं स्पर्म बनते थे। तो ये कहाँ होती है बताओ? इन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या नाम था जिनका? टेस्टिस। मतलब ये कहाँ होती है? टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, उनके अंदर स्पर्म बनते हैं। ठीक है। टेस्टिस कैसे था आपको पता है कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर इस तरह से लोब्यूल थे, है ना? क्या थे ये? टेस्टिबुलर लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स के अंदर इस तरह से गोले थे जिनका नाम क्या था? सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स थे ना? और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को मैं आपको बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं कि इस तरह से हमने देखा था। इनके अंदर सेल थी, है ना? इस तरह से दो तरह की सेल थी, एक थी सर्टोली सेल और थी जर्म सेल। मैंने कहा था जर्म सेल से क्या बनता है? पहली सेल बनती है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल है और स्पर्मेटोगोनिया सेल की प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, बता चुका था। ठीक है। इस डिप्लॉइड में क्या होता है? इस डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होती है। क्या होती है? और खूब सारे इस तरह की सेल बनती हैं। माइटोसिस एक प्रकार का डिवीजन है ना? कैसा? इक्वेशनल। इसीलिए ये सब कैसी रहती हैं? 2n ही है, और इनमें से एक आगे बढ़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी कैसी है? 2n है।
तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया भी कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। इसके बाद इनमें से कोई एक जब आगे जाती है तो उसमें होती है मियोसिस। क्या होती है बताओ? और मियोसिस आप जानते हैं रिडक्शनल डिवीजन है, तो जो सेल बनती है उसका नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी हो जाती है एन। बोले तो ये कैसा हो गया? हैप्लॉइड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या है? बोलो, स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी डिप्लॉइड। प्राइमरी वाले की कैसी? 2n, और सेकेंडरी की कैसी? n। बोले तो ये हैप्लॉइड है ना। तो सेकेंडरी तक ये हो गया। इस सेकेंडरी के बाद क्या बनता है बताओ? सेकेंडरी से क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड। क्या बनता है इससे? और स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्म। तो ये हैप्लॉइड, तो ये भी हैप्लॉइड, और इसीलिए स्पर्म कैसे होते हैं? हैप्लॉइड हैं। तो ये बन गए स्पर्म। तो स्पर्म, स्पर्मेटिड से क्या बनता है बताओ? स्पर्म। जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या? तो ये है देखो स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या है, हम स्पर्मियोजेनेसिस को ही क्या मान लेते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? कंप्लीट स्पर्म की प्रोसेस है, पूरा ये जो बना है। और स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ इतनी है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मियोजेनेसिस है, और पूरी प्रोसेस का नाम, ठीक है, बनाओ। नींद? हाँ हाँ, ये आया है पेपर में अभी इसी बार। अब किसके में आया है ये मुझे नहीं पता है। 2-3 दिन पेपर था ना, तो अलग अलग सेट में आया है। यही बन गया था। हाँ, प्लॉइडी पूछा था तो बन गई थी। हाँ, तो हो गया। चलिए आगे चले। अब देखो, ये जो प्रोसेस आपने ये देखी है, ये ऐसे नहीं होती रहती है, इसके अंदर हार्मोन्स लगे होते हैं। मतलब ये एक हार्मोन्स के कंट्रोल में प्रोसेस होती हैं, ऐसे नहीं है कि कैसे भी होती रहे, है ना। तो ये इसे कौन करता है कंट्रोल? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। लिखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मिटाऊं? हेडिंग डालिए हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोन के द्वारा नियंत्रण। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोन के द्वारा नियंत्रण। हार्मोन के द्वारा नियंत्रण। ठीक, इसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ऐसे नहीं है कि कभी भी कैसे बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि मेल के हार्मोनल कंट्रोल के लिए कौन सी ग्लैंड जिम्मेदार है। तो ये कौन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, है ना। मास्टर ग्लैंड पूछे तो पिट्यूटरी है, लेकिन मास्टर की भी मास्टर पूछे तो हाइपोथैलेमस। तो हम कहेंगे इट इज कंट्रोल बाई मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। लिख लेना, यह है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है। यह है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस के द्वारा
कंट्रोल होती है। तो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। और हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। यहां से एक हार्मोन्स निकलता है GnRH। क्या? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या कहते हैं इसको? बोलो। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लिखिए। तो ये कौन से हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। लिखिए। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है GnRH, पूरा नाम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है। ये पिट्यूटरी पर जाकर के काम करता है और पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स बनते हैं। एक का नाम है FSH और दूसरे का नाम है LH। अब कहोगे सर आप ये मेल में पढ़ा रहे हैं, मेल में भी है उन्हीं के समान। फीमेल में FSH और LH वही नाम रख दिया गया, इनमें उनके जैसे हार्मोन्स हैं। तो एक बनता है FSH और दूसरा बनता है LH। तो यहां से ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी पर जाकर के दो हार्मोन्स निकालता है। पहला है FSH। FSH जो होता है इसके रिसेप्टर सर्टोली सेल पर लगे हुए हैं और इसके रिसेप्टर लीडिंग सेल पर लगे हुए होते हैं। कल बताया था लीडिंग सेल और सर्टोली सेल, आज भी बताया हूं सर्टोली सेल। तो इसके रिसेप्टर लिखेंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सर्टोली सेल। इनके रिसेप्टर सर्टोली सेल पर लगे हैं। इनके रिसेप्टर सर्टोली सेल पर लगे हैं। इनके रिसेप्टर सर्टोली सेल पर लगे हैं। क्या बनाते हैं वो? स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल वहां से रिलीज करते हैं। एक विशेष प्रकार के केमिकल बनाते हैं जो क्या करवाता है? स्पर्मेटोजिनेसिस करवाता है। इसके जैसा जो हार्मोन्स है मेल में उसे कहा जाता है इनहिबिन। क्या कहा जाता है? इनहिबिन। ठीक है। तो इनहिबिन जो है सर्टोली सेल पर कार्य करता है और इसे क्या करता है? स्पर्मेटोजिनेसिस को कंट्रोल करता है। दूसरा LH के जैसा है, ये कहां करती हैं? एक्ट ऑन लीडिंग सेल, कल बताया था। और लीडिंग सेल से हार्मोन्स निकलवाती है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो इसके कंट्रोल में हमारा स्पर्मेटोजिनेसिस होता है और ये मेल हार्मोन्स हैं। ठीक है। तो इसके कंट्रोल में रहती है स्पर्मेटोजिनेसिस। बनाइए जल्दी से। देखिए FSH के जैसा, FSH हार्मोन्स आपने सुना होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये तो फीमेल में है, लेकिन इसका जो केमिकल है इसके जैसा वो कौन है? इनहिबिन है। ठीक है। ये मैंने लिखवाया है। डायग्राम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की संरचना, स्पर्म की संरचना। स्पर्म एक सेल है ना, पहली सेल है ना। तो स्पर्म अगर सेल है तो सारे सेल के वही चीजें होंगी। सेल के चारों तरफ क्या पाई जाती है? एनिमल सेल है तो उसके चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही होती है ना। तो इसमें भी सबसे बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है जो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। स्पर्म का सबसे ऊपर वाला भाग एक कैप के समान संरचना बनाता है, ऐसे टोपी के समान संरचना
ये क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? और ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम में दो चीजें सबसे ज्यादा हैं, गोल्गी बॉडी प्लस एंजाइम यहाँ पर भरे हुए हैं। जब स्पर्म ओवम को पेनेट्रेट करेगा तो यही एंजाइम वहां पर काम आएंगे, है ना। कौन से एंजाइम रिलीज करेगा वो वहां पर जब हम लोग आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, पेनेट्रेशन कैसे होता है, स्पर्म ओवम में इंटर कैसे करता है, तो वहां पर हार्मोन्स भी बताऊंगा कि कौन सा हार्मोन्स निकल करके जाता है और कैसे इंटर करता है। ठीक है, तो अभी दो चीजें देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे सब में साइटोप्लाज्म भरा है वैसे भी इसके अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। इस तरह से ये भरा हुआ है। तो ये क्या है बोलो? साइटोप्लाज्म। और जैसे सबका केंद्रक होता है वैसे इसका भी क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की प्लॉइडी हैप्लॉइड है क्योंकि स्पर्म पूरा खुद हैप्लॉइड है ना। तो इसकी और यही इसका जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये? इसका क्या चाहिए? यही इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इतना ये पार्ट स्पर्म का हेड कहलाता है। क्या है ये इसका? इसके बाद यहां से चालू है तो ये इतना पार्ट इसका क्या है? नेक है। ठीक है, फिर इसके बाद टेल पार्ट स्टार्ट हो जाता है ये इस तरह से, तो ये हो जाएगी उसकी क्या? टेल। तो मैंने स्पर्म को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। बोलो कौन कौन सा? हेड, नेक और टेल। ठीक है, यहां पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। क्या है यहां पर? सेंट्रियोल। तो ये है सेंट्रियोल, नाम सुना है? सेंट्रियोल का काम सेल डिवीजन में होता है। किसमें होता है? सेल डिवीजन में, कोशिका को विभाजित करने के लिए, है ना। कौन सी कोशिका ऐसी है जो उसमें विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन सेल। तो उसमें यही नहीं होता है ना। ये ऊपर वाले को हम लोग प्रॉक्सिमल कह सकते हैं और इसको डिजिटल कह देते हैं। तो ऊपर वाला मैं क्या बना दूं बोलो? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स है ये। क्या नाम है इसका? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये नीचे वाला जो है इसका नाम डिजिटल सेंट्रियोल, है ना। ये जो डिजिटल सेंट्रियोल और ये जो बांटे गए हैं सेल डिवीजन के साथ साथ ये फास्ट मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ता है? स्पर्म को बहुत तेजी से भागना पड़ता है। तब इनमें स्पर्धा होती है, इनमें लड़ाई होती है कि स्पर्म ओवम के पास कितनी जल्दी पहुंचे, है ना। 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं वो एक इजैकुलेशन में, लेकिन स्पर्म को केवल एक ही फर्टाइल करता, फ्यूज करता है, बाकी सब मर जाते हैं, वेस्ट चले जाते हैं। और एक सवाल और रहता है इसमें कि इतने सारे स्पर्म में एक ओवम को एक ही क्यों कर पाता है और क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। हाँ, फिर जब एक फ्यूज कर लेता है, जब एक अंदर चला जाता है तो वो अंदर ऐसी एक प्रोसेस होती है कि स्पर्म को पहचान ही बंद कर दी जाती है, तो बाकी के स्पर्म फिर चाह करके भी अंदर नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हमेशा एक ओवम को एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाता है। आज तक कभी भी एक ओवम को 2 स्पर्म फ्यूज नहीं किए हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 2 फ्यूज कर देते हैं तो जुड़वा पैदा होते हैं ऐसा नहीं है ये ट्विंस का कारण नहीं है। ट्विंस के कारण कुछ और ही हैं, जैसे मल्टीपल ओव्यूलेशन हो जाए, है ना। मम्मी के नॉर्मली 1 मंथ में 1 ओवम रिलीज होता है, 2 रिलीज हो जाए तो दोनों को अलग अलग स्पर्म फ्यूज कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो जुड़वा हो गया। कभी कभी इम्प्लांट जब हो रहा होता है तो इम्प्लांट से अलग हो जाती हैं सेल, जैसे मान लो 32 सेल थी, टूट करके अलग अलग हो गई, 16 हो गई, दोनों इम्प्लांट हो गए और दोनों ही डेवलप हो गए तो भी जुड़वा बन गए। इसीलिए जुड़वा 2 तरह के होते हैं, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, है ना। अभी आगे आएगा वो, टेंशन नहीं लो, पहले ये बताओ। तो यहां तक ये हो गया, क्या बन गया बताओ? ठीक है, तो ये हो गया टेल और ये पार्ट कहलाता है इसका फ्लैजेला। और फ्लैजेला भी काहे में काम आता है बताओ? फास्ट मूवमेंट में काम आता है। ठीक है, बना लो इसको। क्या हुआ? बनाओ बनाओ। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रदान करते हैं।
ठीक है। ये डायग्राम तो आप लोगों ने बनाया रहा होगा 12th में भी बनाया था। क्यों नैन्सी? उपमा नैन्सी कहाँ है? बनाई हो? ये डायग्राम सब लोग बनाए हैं, कॉमन है और आता भी था। हम लोग 12वीं में वही तो पढ़ते थे जो आता था बस। परीक्षा बोर्ड में भी एक तो परीक्षा बोर्ड कहें कि इम्पोर्टेंट है, फिर उस परीक्षा बोर्ड को भी मास्टर के पास ले जाते थे, सर इसमें इम्पोर्टेंट टिक लगा दीजिए। इम्पोर्टेंट के भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, तो रट्टिफिकेशन के कारण तो दिक्कत हो जाती है ना, समझ के पढ़ते तो काहे के लिए होता। रट्टिफिकेशन ही तो गड़बड़ा देता है सब, है ना। हाँ, तो ये हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं फीमेल में। चलिए, मिटाएं? हाँ, फास्ट मूवमेंट, तेजी से मूव करने के लिए। चलिए, आप लिखेंगे ऊजिनेसिस। ऊजिनेसिस 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 क्या है? ऊजिनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवम, है ना। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम लिखेंगे इसमें। यह एम्ब्रियोनिक कंडीशन पर ही स्टार्ट हो जाती है। इट स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। It start in embryonic condition। ठीक, क्या होता है जब बेबी गर्ल का फॉर्मेशन होता है, मैंने बता दिया कि जब वो बन रही होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है, तभी ये उसके अंदर ऊजिनेसिस स्टार्ट हो जाती है ना। सबसे पहली जो सेल बनती है उसका नाम होता है ऊगोनिया सेल। जैसे वहां पर था स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर क्या है? तो इसकी भी प्लॉइडी कैसी होती है? डिप्लॉइड 2n है। ठीक है, कहां तक चलेगी प्रोसेस देखते चलो। ये ऊगोनिया में वहां पर क्या हुई थी? माइटोसिस। इसमें भी इसी प्रकार क्या होती है? माइटोसिस होती है। और इस माइटोसिस से क्या बनते हैं? इस प्रकार से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ गए, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है बताओ? है ना, oocyte है, तो प्राइमरी oocyte बन जाएंगे, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया ये? इसकी प्लॉइडी बोलो, 2n ही रहेगी, माइटोसिस हुई है तो क्या है ये? प्राइमरी oocyte है। क्या है ये? प्राइमरी oocyte। अब देखो, प्राइमरी oocyte आने के बाद, माइटोसिस होने के बाद क्या बन गया है बताओ? इसमें प्राइमरी oocyte बन गया है। इसके बाद क्या होता है? प्राइमरी oocyte के बाद प्रोसेस चली जाती है होल्ड पर, रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ कहेंगे प्रोसेस, प्रोसेस इन होल्ड। होल्ड माने रुक जाना, तो इसके बाद प्रोसेस रुक जाती है। लिखो यहाँ तक, प्रोसेस रोकने तक लिखो, प्रोसेस रुक जाती है। प्रोसेस हो गई है होल्ड। और ये कब तक रुकी रहेगी?
जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाएगी, है ना, जब तक बच्ची बड़ी नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही रुकी रहेगी। ठीक है, तो आगे क्या होगा, कब स्टार्ट होगी बोलो, इट रिज्यूम अगेन आफ्टर प्यूबर्टी, है ना, लिख देना, यह प्यूबर्टी के बाद पुनः स्टार्ट होती है, यह प्यूबर्टी के बाद पुनः स्टार्ट होती है। इट रिज्यूम अगेन आफ्टर द प्यूबर्टी, है ना, कब स्टार्ट होती है बोलो, ये जब प्यूबर्टी आती है तो पुनः स्टार्ट होती है। चलो, कहां तक रुकी हुई थी प्रोसेस, किसके बाद रुकी हुई थी बताओ, प्राइमरी oocyte से प्रोसेस रुकी थी, लिख गया था। चलो, तो कहां पर रुकी थी बताओ, प्राइमरी oocyte पर प्रोसेस होल्ड हो गई थी। मान लो प्यूबर्टी आ गई, क्या हो गई बताओ, प्यूबर्टी आई और प्यूबर्टी आई तो इस प्राइमरी oocyte में होती है मियोसिस फर्स्ट, याद रखना है, अब यहां कंफ्यूजन है, क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट, तो बनता है सेकेंडरी oocyte, क्या बनता है बोलो, तो यहां से बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। बोले मियोसिस है कि माइटोसिस है, ये मियोसिस है, तो यहां ये तो 2n था, तो ये क्या होगा, n होगा, अतः ये हैप्लॉइड हो जाएगा, तो ये हो गया सेकेंडरी oocyte। अभी बात समझ में। अब आगे की प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जब होती है मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड से इससे दो चीजें, डायरेक्ट ओवम रिलीज हो जाएगा और एक बन जाती है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी एक ऐसी सेल है जो फीमेल में जाइगोट अगर बनता है तो कुछ समय तक वो प्रेजेंट रहती है, इसके बाद अपने आप डिजनरेट होकर के खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये ओवम कैसा हो गया, हैप्लॉइड, और इधर से बन गई पोलर बॉडी। तो फाइनली मियोसिस सेकेंड के बाद क्या बना, ठीक है, चलो लिख लो। हो गया होगा, चलें, चलिए, जैसे ये वो वाली प्रोसेस हार्मोन्स के कंट्रोल में थी, ऐसे ये भी हार्मोन्स के कंट्रोल में। कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं वो लिखते हैं, देखिए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, बाई मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। इसको भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करती है पिट्यूटरी के साथ। पिट्यूटरी ही तो सारे स्टोर करती है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, पता है ना, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पिट्यूटरी पे स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए पिट्यूटरी को फाल्स ग्लैंड भी कहते हैं। खुद से नहीं बनाती है, स्टोर किए रहती है दूसरे के हार्मोन्स और देती खुद है, तो कहते हैं यही दे रही है। ठीक है, तो यहां पर भी दो हार्मोन्स आएंगे, बोलो, FSH और LH। ये FSH जो है
एस्ट्रोजन के लिए रिच है, रिच फॉर एस्ट्रोजन हार्मोन्स। और ये वो वाला LH जो है ना, रिच फॉर प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन के लिए रिच है। लिखते चलो, प्रोजेस्टेरॉन रिच है। इसका काम बताओ FSH का, कल बताया था, फॉलिकल की ग्रोथ करवाना। तो ये क्या करवाता है, ग्रोथ ऑफ, कब बताया था, कल कहां बताया था, जब ओवरी में ओवेरियन साइकिल बता रहा था तो बार बार FSH लगा के उसे बड़ा कर रहे थे फॉलिकल को। अतः इसका काम क्या है, फॉलिकल की ग्रोथ कराना। और इसका काम है ब्रेक द फॉलिकल, है ना। अर्थात जब फॉलिकल टूटेगा तो क्या बनाएगा, कार्पस लूटियम। सुनो, कार्पस लूटियम तो बनाता है, लेकिन इसकी कार्पस, ये इसे तोड़ा भी और कार्पस लूटियम की देखभाल भी यही करता है, इसकी केयर भी यही करता है LH, कि वो पूरे समय तक 9 मंथ तक कार्पस ल्यूटियम बॉडी में पड़ी रहे, उसकी केयर भी कौन करता है, LH ही करता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये FSH जो होता है LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसको फीडबैक देता है, पॉजिटिव। और जो LH होता है ये LH को निगेटिव और FSH को पॉजिटिव फीडबैक देता है। लिख लीजिएगा, LH को निगेटिव और FSH को पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, हार्मोन्स को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज क्या देखा, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, अब फीमेल में एक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हेडिंग डालते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो है एक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मेंसेस। किससे बना है, और मेंसेस का मतलब होता है मंथ। ठीक है ना, लिखेंगे इट इज मेड बाय द वर्ड्स मेंसेस, मेड बाई मेंसेस। मेंसेस मीन्स मंथ या मंथली, क्योंकि ये हर महीने होता है चेंज, साइकिल चेंज है एक प्रकार का, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, बोलो 28 से 29 डेज, है ना। 28 है बट NCERT में ऐसे लिखा हुआ है, तो 28 अथवा 29 दिन का इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है ना, ये सब में नहीं होता है, इट इज द कैरेक्टर ऑफ प्राइमेट्स। लिखेंगे यह केवल प्राइमेट्स का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है बताओ, प्राइमेट्स में होता है। अब तुम कहोगे सर प्राइमेट्स में कौन आता है ना, मैन, एप्स, मंकी, ये सब आते हैं, लिख देना मैन, मंकी, एप्स। ये सब किसमें आते हैं, बोलो प्राइमेट्स हैं। ठीक है,
तो इनके अलावा जो बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, ठीक है ना। तो लिख देना इन अदर एनिमल ईस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट, ईस्ट्रस साइकिल इन अदर एनिमल। अदर एनिमल में क्या पाई जाती है? प्राइमेट्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, बाकी में ईस्ट्रस साइकिल होती है। कौन सी साइकिल होती है बाकी में? ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। अब हमें ये नहीं पढ़नी है, हमें ये पढ़नी है, अब इसका डायग्राम बना करके समझाएंगे। इसके डायग्राम में ये देखेंगे कि देखो चार, जैसे एनसीईआरटी में बना हुआ है डायग्राम, देखना आप एनसीईआरटी तो लाते ही नहीं हो, कोई लिया है? कहाँ है एनसीईआरटी? गुम गई। दिखाओ ये वाला चैप्टर निकालिए, तो वो आप पढ़ के आइएगा, मैं उसको डायग्राम को फिर कल डिस्क्राइब करवाऊंगा, ठीक है। क्या है उसमें देखो, ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए, ये इस साइकिल में होने वाली घटनाओं को दिखाया गया है, ये है ना, कि कौन सी घटना। ये जो नीचे है ना, ये यूट्रस की मेम्ब्रेन को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? देखो यूट्रस की मेम्ब्रेन, देखो पहले तीसरे पांचवें दिन में ब्लीडिंग होती है, तो ये देखो लाल कलर से ब्लीडिंग दिखाई गई है, ये दिखा है लाल कलर की लाइन खींची हुई है, ये ब्लीडिंग हो रही है। और इंडोमेट्रियम टूट रही होती है, तो इंडोमेट्रियम धीरे धीरे क्या हो रही है? देखो पतली हो रही है ये। जब ब्लीडिंग बंद हो गई तो देखो फिर से धीरे धीरे क्या हो रही है? ये बन रही है ना। और जैसे ही फिर से 28वां दिन होगा तो ये देखो फिर से ब्लीडिंग दिखाई गई है, तो फिर से इंडोमेट्रियम पतली होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये यूट्रस की इंडोमेट्रियम है। फिर ऊपर और दिखाया गया है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स कहाँ पर बढ़ते और घटते हैं। ऊपर वाले में ये दिखाया गया कि फॉलिकल कब कितने समय छोटे और बड़े होते हैं, और फिर लास्ट वाले में एफएसएच और एलएच हार्मोन्स दिखाए गए हैं। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चार जो घटनाएं होती हैं वो दिखाई गई हैं। इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। बाकी